मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के क्लास में हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाने सीखेंगे। जैसा कि हम यह जान चुके हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट साझेदारी फर्म के विघटन के समय बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का उद्देश्य है सभी संपत्तियों को बेचकर वसूल की गई राशि से दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात जो शेष राशि बचती है उसे साझेदारों के बीच में बांटने के लिए। मैंने पिछले वीडियो के माध्यम से ही आपको यह बता दिया था कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें प्रश्न में दो इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें प्रश्न में कितने इन्फॉर्मेशन दिए रहेंगे? दो इन्फॉर्मेशन। पहला इन्फॉर्मेशन जो है वो दिया जाएगा बैलेंस शीट के रूप में, और दूसरा इन्फॉर्मेशन जो है दिया जाएगा वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर। तो हम सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष जो है वो कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड होता है और दूसरा पक्ष जो है वो एसेट साइड होता है। और आपको बताया गया है कि जब भी हम बैलेंस शीट से कोई भी कैपिटल या लायबिलिटी साइड या एसेट साइड, यानी कि बैलेंस शीट से जब हम कोई भी मद किसी भी लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो साइड चेंज हो जाता है। जैसे कैपिटल एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में होता है। अगर इधर का कोई भी मद लेजर में ट्रांसफ़र होगा तो लेफ्ट वाला ट्रांसफ़र होकर के राइट साइड में चले जाता है। और एसेट साइड जो कि राइट साइड में रहता है बैलेंस शीट के, अगर इधर से कोई भी संपत्ति किसी भी लेजर में ट्रांसफ़र होगा तो राइट वाला जो है लेफ्ट साइड में चला जाता है। और आपको मालूम है कि लेजर के लेफ्ट साइड में डेबिट शेष होता है और राइट साइड में क्रेडिट होता है। यह चीज़ आपको पिछले वीडियो में अच्छे तरह से बता दिया गया है, फिर भी मैं यहाँ पर पुनरावृत्ति कर दिया कि बैलेंस शीट से यद्यपि कोई भी मद किसी भी लेजर यानी कि खाते में ट्रांसफ़र करने से साइड चेंज हो जाता है। लेफ्ट वाला राइट में और राइट वाला लेफ्ट में आ जाता है। तो जैसा कि आप जान चुके हैं कि वसूली खाते बनाने के लिए प्रश्न में हमें दो सूचना दिया जाएगा। बैलेंस शीट में एक पक्ष में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड रहेगा, दूसरे पक्ष में एसेट्स रहेगा। और फिर नीचे अतिरिक्त सूचनाओं में यह लिखा रहेगा कि ये जो संपत्तियां हैं इसे कितना में बेचा गया और उससे कितने का दायित्व का भुगतान कर दिया गया। तो आइए अब हम लोग जाने रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के नियम। मेरे युवा छात्रों, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए मैं अभी 5 नियम आपको बताने जा रहा हूँ, और इसी 5 नियमों का अगर आप अच्छे से अध्ययन कर लें तो कोई भी रियलाइजेशन अकाउंट आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला नियम को ध्यान से सुनें। जैसा कि आपको पता हो चुका है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का उद्देश्य सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान करना है। यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट में जितनी भी संपत्तियां होगी उसे ट्रांसफ़र करना होगा। तो आप जानते हैं कि बैलेंस शीट में एसेट्स राइट साइड में होता है, अतः जब इसे लेजर में हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो राइट से लेफ्ट में आ जाएगा। उसी के आधार पर हम लोगों ने पहला नियम लिखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में दिए गए संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिए गए सभी संपत्ति कैश एंड बैंक को छोड़कर सभी संपत्ति को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे।
ये पहला नियम आपको समझ में आ चुका है कि रियलाइजेशन अकाउंट सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें सबसे पहले बैलेंस शीट यानी प्रश्न में जो बैलेंस शीट दिया रहेगा उसके एसेट साइड में दिए गए सभी संपत्ति कैश और बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। आपको मालूम है कि डेबिट साइड लेफ्ट में होता है, तो राइट वाला कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र होगा तो वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ में आ गया होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिए गए सभी संपत्तियों को कैश एंड बैंक को छोड़कर, तो कैश एंड बैंक को क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि जितनी भी संपत्तियां होती है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं कि इन्हें बेचकर नगद प्राप्त किया जा सके। तो कैश और बैंक तो ऑलरेडी नगद होता है, तो नगद को हम कैसे बेचेंगे? इसीलिए कैश और बैंक को छोड़ दिया जाता है। तो समझ में आ गया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिए गए, यानी ये है एसेट साइड में दिए गए सभी संपत्तियों में कैश एंड बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। आपको मालूम है कि रियलाइजेशन अकाउंट लेजर है और लेजर के लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, तो आपको मालूम है कि राइट वाला जब ट्रांसफ़र होता है तो लेफ्ट में जाता है। तो पहला नियम हो गया। दूसरा नियम, अगर आप पहले नियम को अच्छे से समझ गए तो दूसरा नियम भी आप समझ में आ गया होगा कि इसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जितने भी लायबिलिटीज दिए हैं उन सबों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है क्रेडिट साइड में? तो आप यह जानते हैं कि जितने भी लायबिलिटीज होते हैं उसका बैलेंस क्रेडिट होता है। अतः लायबिलिटीज को जब भी हम लोग किसी लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो लायबिलिटीज का बैलेंस चूँकि क्रेडिट होता है तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। यह नियम भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरा मैंने अभी जैसा कि बतलाया कि लायबिलिटीज आपके लेफ्ट साइड में होता है और जब से रियलाइजेशन अकाउंट यानी लेजर में ट्रांसफ़र करेंगे तो लेफ्ट वाला राइट में आ जाता है। तो फिर से मैं पुनः दोहरा दूं कि रियलाइजेशन अकाउंट सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों के भुगतान करने के लिए बनाया जाता है। इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है उधर जितने भी संपत्तियां हैं कैश और बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। और इसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितनी भी लायबिलिटीज है उसे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। ये दो नियम आपने जाना। दो नियम के बाद जो अब तीसरा नियम है वह समझिए। तो क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में सभी संपत्तियों को ट्रांसफ़र किया गया और क्यों दायित्वों को ट्रांसफ़र किया गया? तो आपको मालूम है कि इन संपत्तियों और दायित्वों को इसलिए यहाँ पर हस्तांतरण किया गया है कि संपत्तियों को बेचा जाएगा और उससे दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। इसलिए ये 1 और 2 जो है वो बैलेंस शीट से आया। अब आपको मालूम है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम बैलेंस शीट का उपयोग करते हैं, तो बैलेंस शीट का उपयोग हो गया सभी संपत्तियों और दायित्वों को ट्रांसफ़र करने पर। अब हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का प्रयोग करेंगे। तो तीसरा नियम है कि अब हम अतिरिक्त सूचना को पढ़कर देखेंगे कि जितनी भी संपत्तियां जिसे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरण किया गया है उसे कितना में बेचा जा रहा है। तो आपने जाना कि सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए जितनी भी संपत्तियां हैं उसे ट्रांसफ़र करेंगे, फिर हम दायित्वों का भुगतान करेंगे और ये दोनों
किसकी सहायता से लेंगे? तो बैलेंस शीट की सहायता से। इसके बाद जो अतिरिक्त सूचना प्रश्न में रहेगी तो लिखा है मैंने कि अब हम अतिरिक्त सूचना को पढ़कर देखेंगे कि जितनी भी संपत्तियां जिसे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरण किया गया है उसे कितना में बेचा जा रहा है। इसी की सहायता से हम रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे। इसी की सहायता से हम लोग रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे, जिसके लिए हम एक तरफ लिखेंगे एसेट्स, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बुक वैल्यू और फिर यहाँ लिखेंगे मार्केट वैल्यू। तो एसेट्स में बैलेंस शीट से एसेट जब ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, स्टॉक हो सकता है। तो इन सबों का बैलेंस शीट में क्या मूल्य दिया हुआ है और फिर देखना है कि इसका एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो मूल्य होगा वही इसका मार्केट वैल्यू होगा। मान लेते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य 50,000 है और मार्केट वैल्यू का मूल्य 60,000 है। प्लांट एंड मशीनरी का मान लेते 40,000 है और एडिशनल इंफॉर्मेशन में इसका मूल्य 30,000 दिया हुआ है। फर्नीचर जिसका मूल्य 50,000 है लेकिन इसका मूल्य 40,000 दिया हुआ है। स्टॉक जिसका मूल्य 30,000 है परंतु इसका मूल्य 20,000 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग तीसरे नंबर में हम क्या करेंगे कि अब हम अतिरिक्त सूचना को पढ़कर देखेंगे कि जितनी भी संपत्तियां जिसे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में हस्तांतरित किया गया है तो यहाँ पर एसेट्स का नाम लिखेंगे और ये अमाउंट कहाँ से आएगा? तो ये वाला अमाउंट जो है वो हमारा बैलेंस शीट से आएगा। ये अमाउंट कहाँ से आएगा? बैलेंस शीट से। और ये वाला जो अमाउंट है वो अमाउंट कहाँ से आएगा? तो ये वाला अमाउंट जो है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन से आएगा। तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन से आया इसी से पता चला कि ये जो संपत्तियां बैलेंस शीट में है उसे बाज़ार में कितना बेचा गया। और जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो इसका टोटल 4 2 6 3 9 6 15 टोटल जो आएगा यह टोटल ही क्या कहलाएगा? रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, जिसे रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ, ये इसका टोटल जो आएगा यह टोटल ही क्या कहलाएगा? रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स कहलाएगा। और ये रियलाइज्ड वैल्यू एसेट्स जिसे ही रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश या बैंक लिखकर राशि लिख दी जाएगी। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए अभी मैं 5 नियम बताऊंगा और इस 5 नियम में ही आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनकर तैयार होगा। ध्यान से सुने। जैसा कि आपको बताया गया कि रियलाइजेशन अकाउंट सभी संपत्तियों को बेचकर दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात शेष राशि को साझेदारों के बीच बांटने के लिए बनाया जाता है। इसीलिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितनी भी संपत्ति होगी कैश और बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कैश और बैंक को क्यों छोड़ा जाता है मैंने बतलाया, क्योंकि ये संपत्तियों को हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम इसे बेच सके, बेचकर नगद प्राप्त कर सके। तो कैश और बैंक तो ऑलरेडी नगद होता है, इसलिए कैश और बैंक को छोड़ दिया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में जितनी भी संपत्तियां होगी उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के हम डेबिट साइड में लिखेंगे। उसके बाद संपत्तियों के बाद हम दूसरा काम करेंगे कि इसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जितनी भी लायबिलिटीज हैं उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे। यह 2 नियम समझ में आ गया। ये बैलेंस शीट से काम खत्म। अब तीसरा नियम में हमें क्या करना है कि अब हम अतिरिक्त सूचना को पढ़कर देखेंगे कि जितनी भी संपत्तियां जिसे बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में हम हस्तांतरण किए हैं उसे कितना में बेचा जा रहा है। और इसी की सहायता से हम कैलकुलेशन करेंगे वर्किंग नोट में, और वर्किंग नोट में हम निकालेंगे रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। कैसे निकालेंगे रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट? तो जितनी भी संपत्तियां जिसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं उसका नाम लिखेंगे
और उसका जो बैलेंस शीट में मूल्य दिया हुआ है ये मूल्य लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट। ये मूल्य कहाँ से आया? बैलेंस शीट से। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़कर देखेंगे कि इन संपत्तियों को कितना में बेचा गया। तो ये तो बुक वैल्यू है, तो वास्तविक मूल्य तो वह है जिसे बाजार में बेचा गया है, और इन सबों को जोड़ेंगे तो ये जो टोटल हमारा आएगा वो टोटल जो है वह रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स, जिसे ही रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय कैश लिखकर लिख दिया जाता है। तो इस तरह से अभी तक आपने 3 नियम जाना। पहला नियम में सभी संपत्तियों को डेबिट में, दूसरा में सभी दायित्वों को क्रेडिट में, तीसरा में जितनी भी संपत्तियां बैलेंस शीट में लिखा है उसे कितना में बेचा गया या अतिरिक्त सूचना के माध्यम से जानकर रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे और इसे हम क्रेडिट साइड में बाय कैश या बाय बैंक लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 नियम समझे कि पहला नियम में संपत्तियों का हस्तांतरण, दूसरा में दायित्वों का हस्तांतरण, तीसरा में हम संपत्तियों को बेच दिए। अब संपत्तियों को बेचने से जो हमें राशि आई, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स आया, अब आपको मालूम है कि इससे क्या करना होता है, तो इससे हमें दायित्वों का भुगतान करना होता है। यानी कि चौथे नंबर में अब हम इस राशि से दायित्वों का भुगतान करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के चौथे नियम के अंतर्गत हम दायित्वों का भुगतान करेंगे। अब लिखेंगे कि बैलेंस शीट से जितने भी दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हस्तांतरण किया गया है उसे उसका भुगतान डेबिट, उसका भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखकर राशि लिखी जाएगी। अब यहाँ सवाल उठता है कि सर बैलेंस शीट में जितनी भी राशियाँ को जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हस्तांतरण किया गया है उसका भुगतान हम किधर करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखकर करेंगे। तो अब इसका भुगतान कैसे करेंगे? तब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन बनाएंगे पेमेंट टू लायबिलिटीज। क्या कैलकुलेशन बनाएंगे? पेमेंट टू लायबिलिटीज। अब जितने भी लायबिलिटीज जैसे कि क्रेडिटर, जैसे कि बिल्स पेबल, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सभी चीज़ें मान लेते हैं कि हम लोगों ने बैलेंस शीट से ट्रांसफ़र किया। तो अब यहाँ पर अमाउंट, ये बैलेंस शीट का अमाउंट है मान लो 50,000, 10,000 और 8,000 है। अब हम फिर अतिरिक्त सूचना पढ़कर देखेंगे कि इसका मूल्य का कितना में हम भुगतान किए हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मार्केट वैल्यू। मान लो कि क्रेडिटर का भुगतान 40 में किया गया, इसका भुगतान 11,000 में किया गया, इसका भुगतान 10,000 में किया गया, तो टोटल जो भुगतान हुआ है वो कितना हो गया? 61,000, यानी कि टोटल पेमेंट कहलाएगा। और इस टोटल पेमेंट को हम क्या करेंगे? तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखकर राशि को लिख देंगे। तो इस तरह से जान गए कि रियलाइजेशन अकाउंट के बनाने के अभी तक 4 नियम जाने। पहला में सारे संपत्तियों को डेबिट में, दूसरा में सारे दायित्वों को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम अतिरिक्त सूचना पढ़कर देखेंगे कि किस संपत्तियों को कितना में बेचा गया है, जिसे हम लोग रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स निकालेंगे, उसकी राशि को क्रेडिट में। फिर हम देखेंगे दायित्वों का कितना भुगतान किया गया, उसकी राशि को डेबिट में। यह 4 नियम कंप्लीट हो गया। और अब अंत में 5वां, अब अंत में हमें प्रश्न को पढ़कर देखना है कि क्या वसूली से संबंधित कोई खर्च हुआ है। यदि ना
तो प्रश्न यहीं खत्म हो जाएगा, यहीं खत्म हो जाएगा और हम दोनों पक्षों का बैलेंस निकालकर शेष राशि को साझेदारों के बीच बांट देंगे, शेष राशि को साझेदारों के बीच बांट देंगे। दूसरा है यदि हाँ तो इस राशि को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखकर राशि को लिख देंगे और इसके पश्चात हम दोनों पक्षों को बैलेंस करेंगे और जो शेष राशि आएगी उसे साझेदारों के बीच बांट देंगे। और इसी तरह से यह सवाल समाप्त होता है। यहाँ पर इसी तरह से यह 5 नियम कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें प्रश्न में 2 सूचनाएं दी रहेगी बैलेंस शीट, जिसके 2 पक्ष होते हैं हम जानते हैं। एक होता है कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और दूसरा होता है एसेट साइड। कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड लेफ्ट में रहता है और एसेट साइड राइट में होता है। और फिर उसके नीचे हमें अतिरिक्त सूचना यानी कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है। जब इस दोनों की सहायता से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का हम उद्देश्य जानते हैं कि इसका उद्देश्य है सभी संपत्तियों को बेचना। तो स्वाभाविक है जब हम सभी संपत्तियों को बेचेंगे तो बैलेंस शीट में जितनी भी संपत्तियां हैं उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसीलिए नियम है कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हम सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिए गए सभी संपत्ति कैश और बैंक को छोड़कर रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। डेबिट में क्यों लिखते हैं तो ये हम जानते हैं कि बैलेंस शीट से कोई भी चीज़ अगर लेज़र में ट्रांसफ़र होता है तो साइड चेंज हो जाता है और एसेट्स बैलेंस शीट के राइट साइड में होता है और अगर रियलाइजेशन अकाउंट के लेज़र में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये राइट वाला लेफ्ट में चल जाएगा और लेफ्ट साइड में डेबिट होता है, आप जानते हैं, इसलिए डेबिट साइड में। फिर संपत्तियों को बांटने के बाद ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें किसका ट्रांसफ़र करना है, दायित्व का। दायित्व तो लेफ्ट में होता है तो ट्रांसफ़र करेंगे तो राइट में आएगा और रियलाइजेशन अकाउंट के राइट में कौन साइड होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर दूसरा नियम है कि इसके बाद बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी लायबिलिटीज़ दिए गए हैं उन सबों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब आपको यह मालूम हो चुका है कि सभी संपत्तियों को क्यों लिखा गया है, ताकि इसको बेचा जाए, और सभी दायित्वों को क्यों लिखा गया ताकि इसका भुगतान किया जाए। इसलिए तीसरे नियम में अब हम अतिरिक्त सूचना को पढ़कर देखेंगे कि जितनी भी संपत्तियां जिसे कि बैलेंस शीट में यहाँ पर से ट्रांसफ़र किया गया है उन सबों को हम बेचेंगे और बेचकर हम क्या निकालेंगे, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट। कैसे निकालेंगे, तो वे सभी संपत्तियां जो कि बैलेंस शीट से रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया गया उसका बुक वैल्यू कहाँ दिया रहेगा, बैलेंस शीट में, और फिर हम उसका मार्केट वैल्यू निकालेंगे जो कहाँ दिया रहेगा, अतिरिक्त सूचना में। जब इस मार्केट वैल्यू को जोड़ेंगे, टोटल करेंगे, तो ये हमारा निकलेगा रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट, जिस रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो पहला हो गया संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, फिर दायित्वों को ट्रांसफ़र करना। अब इस संपत्तियों को हम लोगों ने बेचकर पैसे वसूल कर लिए। अब इस पैसे से हमें क्या करना है, तो दायित्वों का भुगतान करना है। तो हम अब यहाँ पर चौथे नंबर में हम क्या करने वाले हैं, दायित्वों का भुगतान करने वाले हैं।
तो अब यहाँ पर हम चौथे नंबर में बैलेंस शीट से जितने भी दायित्वों को रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हस्तांतरण किया गया है उसका भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखकर भुगतान कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो पेमेंट टू लायबिलिटीज, जितने भी चीज़ें जो ट्रांसफ़र किए गए हैं रियलाइजेशन अकाउंट में उसका नाम लिखेंगे, बैलेंस शीट से उसका अमाउंट लिखेंगे, फिर अतिरिक्त सूचना पढ़कर देखेंगे कि उससे कितना में भुगतान किया गया है। टोटल जब करेंगे तो ये टोटल पेमेंट आएगा और इस टोटल पेमेंट को ही हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखकर लिख देंगे। ये 4 नियम हो गया। और 5वां नियम में हम अब हमें अंत में पढ़कर प्रश्न में देखना है कि समापन व्यय है या नहीं। यदि ना है तो यहीं पर प्रश्न खत्म हो जाएगा और दोनों तरफ के हम शेष निकाल कर साझेदारों के बीच बांट देंगे। और अगर यदि हाँ है तो इस राशि को रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैश या बैंक लिखकर लिखेंगे और फिर हम इसकी शेष राशि निकालकर साझेदारों के बीच में बांट देंगे। तो इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट के 5 नियम हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 5 नियम आपको समझ में आ गए। और यद्यपि ये समझ में नहीं भी आया तो कोई टेंशन नहीं है, ये 5 नियम को आप अच्छे से रट लीजिए। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो इसी नियम के आधार पर हम एक प्रश्न बनाएंगे, जिस समय इसी नियम को हम देखते जाएंगे और प्रश्न बनाते जाएंगे। तो उम्मीद है कि उस समय आपको ये 100% समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं पुनः रिपीट कर दूं कि अगर यह वीडियो समझ में आ गया है तो अच्छे से याद करके आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, और समझ में नहीं भी आया है तो भी इस 5 नियम को अच्छे से रट लीजिए। रट ले रहेंगे तो अगले वीडियो में इसी नियम के आधार पर जब हम प्रश्न आपको बताएंगे तो यह 5 नियम अक्षरशः आपको समझ में आ जाएगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको जब सवाल बताया जाएगा तो ये 5 नियम आपको अक्षरशः समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।